हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 18 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुने, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। तो अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उनका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष आपका 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो आपकी हीमोफीलिया होती है और अन्य ब्लीडिंग डिसऑर्डर डिजीजेस होती हैं, उनके विषय में लोगों को अवेयर करना। आपको पता है हीमोफीलिया जिसको बीमारी हो जाती है उसको ब्लड की क्लॉटिंग रुक जाती है, यानी कभी अगर उसके घाव हो जाता है तो ब्लीडिंग कभी रुकती ही नहीं है। तो आप याद रखिएगा, हीमोफीलिया बीमारी में ब्लड के क्लॉट बनना रुक जाते हैं। और ब्लड के क्लॉट बनना किस वजह से रुक जाते हैं? जब इंसान के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है। तो आप ये फैक्ट याद रख सकते हैं। मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम आपका वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल 1989 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया कहाँ पे स्थित है? तो आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप इतना याद रखिएगा। इस बार का थीम आपका वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का क्या है? गेट प्लस इन्वॉल्व। तो 17 अप्रैल को आपका वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है 13th इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन IPAF से किसको नवाजा गया। तो ये आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, अब्दुलहब ऐसोवी। ये अल्जीरिया के एक राइटर हैं जिनको 13th इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन से नवाजा गया। इनकी एक बहुत फेमस नावल है दी स्पार्टन कोर्ट। जिन्होंने 300 मूवी देखी होगी उनको पता होगा स्पार्टा क्या होते हैं। ये ग्रीस के सैनिक होते हैं और उनके ऊपर एक नावल लिखी गई है दी स्पार्टन कोर्ट। उसके लिए जो है आपके अब्दुलहब ऐसोवी को 13th इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन से नवाजा गया। ये अल्जीरिया के निवासी हैं। अल्जीरिया आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। पहले आपका सबसे बड़ा कंट्री क्या था? कॉन्गो आपका सबसे बड़ा कंट्री था, लेकिन वो फिर डिवाइड हो गया, DR कॉन्गो बन गए और कॉन्गो बन गए, इसलिए वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हो गया अफ्रीका का। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जायर्स। और करेंसी यहाँ की दिनार है, आप याद रखिएगा। मेडिटेरियन सी से टच करता है आपका। और अफ्रीका के माघरीब रीजन में स्थित है अल्जीरिया। खैर ये तो आप छोड़ दीजिए अफ्रीका के किस रीजन में स्थित है, लेकिन कैपिटल और ये राइटर का नाम याद रखेंगे आप, और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इनकी नावल का नाम द स्पार्टन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। विश्वनाथन आनंद को किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस पर्पज़ के लिए? जो इनकी इंडिया में शाखा है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर की इंडिया में शाखा है WWF इंडिया, उसका एक प्रोग्राम है इंडिया इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। तो आप नोट कर लीजिएगा, इंडिया इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम WWF इंडिया का एक प्रोग्राम है। उसके लिए आपके विश्वनाथन आनंद जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि WWF का जो है लोगो पे किस प्रजाति का फिगर बना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पांडा का फिगर बना है। मैं बता दूं, जो WWF इंडिया है उसको 1969 में स्थापित किया गया था। रिसेंटली उसने अपने 50 वर्ष कंप्लीट किए गए हैं। तो ये हो गई आपके वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ इंडिया की बात। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो वर्ल्ड लेवल पे संस्था है उसकी बात करते हैं। देखिए 1961 में उसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। और वो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप इतना याद रखेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। फेमस इसलिए है क्योंकि इस समय जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन हैं, पवन सुखदेव जी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के प्रेसिडेंट पवन सुखदेव जी हैं। इन्होंने अपनी इंडियन ब्रांच WWF इंडिया के एक प्रोग्राम है इंडिया इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, उसके लिए विश्वनाथन आनंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये सारे फैक्ट आप इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, आप इन दोनों से कन्फ्यूज मत होइएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वर्ल्ड के लेवल पे देखती है और WWF इंडिया आपके नेशनल लेवल पे देखती है। ये WWF इंडिया की स्थापना 1969 में हुई थी, WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। रिसेंटली WWF इंडिया ने अपने 50 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है किसने एक सॉलिड स्टेट सेंसर डेवलप किया है जो वाटर में हैवी मेटल कंटामिनेशन को डिटेक्ट कर सकता है। तो रिसेंटली CENS सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, जो आपका बेंगलुरु में स्थित है, उसने रिसेंटली एक सॉलिड स्टेट सेंसर डेवलप किया है। हैवी आपका जो कंटामिनेशन होता है वाटर में, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां लोगों को हो जाती हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये सेंसर बनाया गया है। और आपको पता है हैवी मेटल्स क्या होते हैं? लेड होता है, मरकरी होता है, कैडमियम होता है। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। इनको ये सेंसर डिटेक्ट कर लेगा और
ईजिली हम फिर इनको रिमूव कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको, CENS डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है और बेंगलुरु स्थित ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी स्वायत्त संस्था है, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, MTNL का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आपके PK पुरवर, प्रवीण कुमार पुरवर जी को MTNL का नया चेयरमैन बनाया गया है सुनील कुमार की जगह के। मैं बता दूं आपके BSNL के ये चेयरमैन हैं और आपको पता है BSNL में MTNL को मर्ज कर दिया गया है। तो रिसेंटली आपके MTNL के जो चेयरमैन थे उनका जो है रिटायरमेंट हो गया है सुनील कुमार जी का, तो PK पुरवर अब MTNL के भी चेयरमैन हो गए हैं। मैं बता दूं आपको, पिछले 6 वर्षों में 3 बार ये MTNL के चेयरमैन हुए हैं, आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों PK पुरवर जी। कल हमने BSNL के विषय में बात कर ली थी, तो आज MTNL के विषय में बात कर लेते हैं। MTNL का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना 1986 में हुई थी और BSNL की आपको पता है 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी BSNL की तरह न्यू दिल्ली में है। मेनली ये अपनी सर्विस जो है मुंबई और दिल्ली में ही प्रोवाइड करता था MTNL। रिसेंटली अक्टूबर 2019 में आपका MTNL BSNL में मर्ज हो गया है और अब जाके BSNL और MTNL के CMD एक ही हैं, PK पुरवर जी, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, IMFC की मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है वर्ष में 2 बार, यानी अर्धवार्षिक तौर पे मीटिंग होती है, किसके द्वारा? तो आपका IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वर्ष में 2 बार इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फिनेंशियल कमेटी की मीटिंग कंडक्ट करवाता है। इसमें कई सारी कंट्रीज़ के जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, 189 मेंबर हैं, उन सारी कंट्रीज़ के फिनांस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, हमारे यहाँ RBI के गवर्नर जाते हैं इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं बता दूं, आपका जो IMF होता है उसको बैंकों का बैंक कहते हैं। जैसे हमारे RBI को इंडिया के बैंकों का बैंक कहते हैं, वैसे जो आपका IMF है वर्ल्ड लेवल पे उसको सभी सेंट्रल बैंकों का बैंक कहते हैं। यानी हमारा RBI IMF द्वारा बनाई गई सारी रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करवाता है हमारे इंडिया में, तो इसीलिए IMF को सभी सेंट्रल बैंक्स का बैंक कहते हैं। और इंडिया में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? RBI को। तो रिसेंटली आपके IMFC की बैठक हुई, इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। मैं बता दूं आपको, जो आपका IMF की ये IMFC है, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की ये कमेटी जो है आपकी, उसमें टोटल 24 मेंबर्स होते हैं। सीरियल वाइज बनते रहते हैं हर कंट्री के मेंबर, आप याद रखिएगा। बात करते हैं IMF की, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। कल भी मैंने आपको बताया था 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। इसकी उत्पत्ति हुई थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से, जिससे आपका वर्ल्ड बैंक बना था, उसी से आपका IMF भी बना था। मैनेजिंग डायरेक्टर है आपकी क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, जो बुल्गारिया के रहने वाली हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम आप जरूर याद रखेंगे, गीता गोपीनाथ जी हैं, जो इंडिया और अमेरिका के मूल की हैं, आप याद रखेंगे। इंडियन मूल की हैं, अमेरिका की रहने वाली हैं, तो आप इतना याद रखिएगा। IMFC की बैठक IMF कंडक्ट करवाता है। फुल फॉर्म क्या है इसका? इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फिनेंशियल कमेटी। इसमें हर कंट्री के फिनांस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर पार्टिसिपेट करते हैं और इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है अर्धवार्षिक रूप से। इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई, निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया को प्रेजेंट किया। पूसा डिकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल जो कोविड-19 के लिए बनाई गई है, इसको इनॉग्रेट किया गया है कैलाश चौधरी द्वारा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। आपको बताना है ये डिकंटामिनेशन टनल कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, तो आपके कैलाश चौधरी जी ने नई दिल्ली में इस टनल को इनॉग्रेट किया है। इसमें 20 सेकंड में लोगों को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है अगर वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, या उनको सैनिटाइज किया जा सकता है। देखिए मैं बता दूं आपको, इसमें 0.045 कॉन्सेंट्रेशन का अमोनियम लिक्विड यूज़ किया गया है, जो वेपर्स की फॉर्म में लोगों को डिसइंफेक्ट करता है। देखिए पूसा, इसका वास्तविक नाम है IARI, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस समय नाम है, नई दिल्ली में स्थापित है। इसकी स्थापना पहले पूसा बिहार में हुई थी, बाद में आपका नई दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन अभी भी लोग इसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से ही जानते हैं। ये किसके तहत आता है? तो ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत आता है, जिसकी स्थापना आपका 1929 में हुई थी। ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी। मैं बता दूं आपको, वर्तमान में इसके ICAR के डायरेक्टर कौन है? त्रिलोचन मोहपात्रा जी, आप इतना याद रखेंगे। और जो आपका प्रेसिडेंट होता है ICAR का, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, वो हमेशा आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट होता है। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कैलाश चौधरी जी ने पूसा डिकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल का नई दिल्ली में इनॉग्रेशन किया। ये तो आपके स्टेट मिनिस्टर हो गए कैलाश चौधरी जी। तो मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर का? नरेंद्र सिंह तोमर जी मिनिस्टर हैं आपके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, 44th सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का होना था, कैंसिल कर दिया गया कोरोना के कारण। आपको बताना है कहाँ पे होना था? तो चाइना में होना था। चाइना का एक
फूजियन करके प्रोविंस है और उसके फुजाऊ शहर में, FUZHOU, फुजाऊ शहर में होनी थी आपकी 44th सेशन की बैठक। यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि किस सिटी को या किस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग प्रदान करना है। तो 44th बैठक होनी थी, कोरोना के कारण कैंसिल कर दी गई। चाइना के फुजाऊ शहर में होनी थी। 43rd बैठक कहाँ हुई थी? तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुई थी आपकी 43rd बैठक। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में। फर्स्ट बैठक आपके जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसकी फर्स्ट बैठक पेरिस में हुई थी, जहाँ पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर है 1977 में। तो आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं आपको, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। 1945 में फाउंड हुआ था, जबकि गठन हुआ था 1946 में। तो इन दोनों में से एक ही डेट दी होगी आपको, यही दोनों में से एक डेट टिक करनी है। देखो, फाउंड करना अलग बात होती है, लेकिन फॉर्मेशन होना अलग बात होती है। तो फाउंड हुआ था 1945 में आपका यूनेस्को, फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं एक महिला हैं, ऑड्रे अजूले जी, जो फ्रांस की, यहाँ पे इतना याद रखेगा। 193 मेंबर कंट्री है इसकी यूनेस्को की। तो 44th बैठक आपकी चाइना के फुजाओ में होनी थी, कैंसिल हो गई कोरोना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने दी मम्पूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आपको बताना है ये द मम्पूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किस स्टेट में स्थित थी? तो गोवा की स्टेट कोऑपरेटिव बैंक थी ये। इसका लाइसेंस कर दिया है कैंसिल आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई को पावर दी गई है बैंकिंग का लाइसेंस देने की और कैंसिल कर देने की। लाइसेंस कैंसिल क्यों किया है? क्योंकि ये बैंकिंग के साथ साथ अन्य बिजनेस भी प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को। तो आप इतना याद रखेंगे। अब बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। कब स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेशनलाइजेशन आरबीआई का तभी हुआ था जब आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था, यानी 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, 1935 में बने थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख जी आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे, जो 1943 में बने थे। वर्तमान में कौन आरबीआई के गवर्नर है? 25th गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास जी। तो रिसेंटली दी मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आप याद रखेंगे, ये बैंक गोवा की है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई किसी को भी लाइसेंस दे सकता है बैंकिंग का और लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। आपको बताना है 21 डेज लॉन्ग ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर कोचेस कितने स्टार्ट की है, जबकि नेशन वाइज लॉकडाउन चल रहा है। तो नेशन वाइज लॉकडाउन के दौरान 21 दिनों की ऑनलाइन वर्कशॉप कोचेस मतलब जो हमारे गुरु होते हैं प्लेयर्स के, उनकी वर्कशॉप है ये। रिसेंटली SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 21 दिन तक लंबी चलने वाली ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट की है। इसके फर्स्ट सेशन की शुरुआत किसने की? तो द्रोणाचार्य अवार्डी यानी द्रोणाचार्य पुरस्कृत आपके संजीव सिंह जी ने इसकी शुरुआत की है। इसमें आपके स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें जो आपका 21 डेज लॉन्ग ऑनलाइन वर्कशॉप चलने वाली है, इसमें आपका नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। बात करते हैं SAI की, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने ही आपके 21 डेज लॉन्ग ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट की है। 1984 में उसकी स्थापना हुई थी। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 1984 में स्थापना हुई थी। इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए अपेक्स बॉडी है, यानी सबसे टॉप बॉडी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है इसके संदीप प्रधान जी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को पहले 4% थी, उसको चेंज करके कितना कर दिया? तो 3.75% कर दिया है आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को। पहले 4% थी। मैं बता दूं आपको, रेपो रेट आपकी 4.4% ही है। आपका CRR कैश रिजर्व रेशियो 3% ही है। SLR आपका 18% है। सिर्फ चेंज इन्होंने रिवर्स रेपो रेट में किया है, जो पहले 4% थी उसको 3.75% कर दिया है। देखिए कितना बेसिस पॉइंट की कमी हो गई है, 25 बेसिस पॉइंट की कमी हो गई है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.25% की कमी की गई है। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1% इक्वल टू कितना बेसिस पॉइंट। इतने तो समझदार हम लोग वही हैं। मैं बता दूं इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना। रेपो रेट आपको पता है, बैंक शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से लोन लेती हैं और उसमें जो ब्याज दर होती है उसको कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेट में आरबीआई बैंकों से लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले, और उस पर जो ब्याज दर वो प्रोवाइड करती है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये भी शॉर्ट टर्म ही होता है, इसमें बस उल्टा होता है। इसमें आरबीआई बैंकों से रुपए लेती है कुछ टाइम के लिए। रेपो रेट में बैंक आरबीआई से लेती हैं शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले, और रिवर्स रेपो रेट में आपका आरबीआई बैंकों से लेता है शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले। तो आप इतना याद रखेंगे। रिसेंटली 25 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है, अब 3.75% है। मैं बता दूं आपको, आरबीआई ने कुछ दिन पहले कहा था कि 50,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन
स्टार्ट करेंगी LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। देखिए रेपो रेट के दौरान क्या होता है, बैंक जितना चाहें उतना ले सकती है अमाउंट, लेकिन उनको एक 14 दिनों के अंदर वापस करना पड़ता है वो अमाउंट। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होता है, RBI ने कहा था 3 वर्ष के लिए हम बैंकों को 50,000 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रेपो रेट पे ही। तो इतना सस्ता अगर किसी को लोन मिल जाएगा तो काफ़ी फायदेमंद होगा। इसका पर्पज़ था मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना, यानी तरलता को बढ़ाना। लोगों के पास रुपए ज़्यादा होंगे, लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, और रेपो रेट पे किसी को लोन मिल जाएगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम ही होती है। बाकी डिटेल्ड है वो कभी हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के लेक्चर में, तो बताएंगे। तो रिसेंटली RBI ने कहा है कि जो आपका LTRO यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है उसका टारगेट 50,000 करोड़ है, उसको भी कंप्लीट करेगी RBI। तो रिसेंटली आपके रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है। रिवर्स रेपो रेट आपकी पहले 4% थी, अब 3.75% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दुबई स्थित क्रिकेट कोचिंग एकेडमी क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो रोहित शर्मा जी आपके क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये एक ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग एकेडमी है। इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन ही चल रहा है, तो इस क्रिकेट कोचिंग एकेडमी के आपके रोहित शर्मा जी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, इतना याद रखिएगा। ये आपके दुबई में है। दुबई कहाँ है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। और उसके प्रेसिडेंट कौन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान उसके प्रेसिडेंट हैं। रिसेंटली रोहित शर्मा को क्रिकेट किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बताना है कि 13 दिनों में रिकॉर्ड सबसे तेज 50 मिलियन डाउनलोड करने वाला वर्ल्ड का पहला ऐप कौन बन गया है। तो 50 मिलियन मतलब 5 करोड़। पहली बार आरोग्य सेतु वर्ल्ड का पहला ऐप बन गया है जिसने 13 दिन में मात्र 50 मिलियन डाउनलोड प्राप्त किए हैं। आरोग्य सेतु आपको पता है कोविड-19 पेशेंट के विषय में जानकारी प्रोवाइड करता है और कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करता है। मैंने भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जो आपका NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर आता है उसने इसको डेवलप किया था। और इसको लॉन्च किसने किया था, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की डायरेक्टर जनरल हैं नीता वर्मा जी ने नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया था। अब इतना चर्चा कर ली हम लोगों ने NIC के विषय में, तो 2 फैक्ट रह गए वो भी जान लेते हैं। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना 1976 में हुई थी, 1976 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नीता वर्मा जी ने आरोग्य सेतु ऐप डेवलप किया, लॉन्च किया था नई दिल्ली में। आरोग्य सेतु ऐप के विषय में खास बात यह है कि कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करता है और 11 लैंग्वेज में यानी 11 लैंग्वेजेस में ये हम लोगों को जानकारी प्रोवाइड करता है। तो आप इतना याद रखेंगे। रिसेंटली वर्ल्ड का फास्टेस्ट डाउनलोडिंग ऐप बना है जिसने 5 करोड़ लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस फुटबॉल प्लेयर विली डेविस का निधन हो गया। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो अमेरिका यानी USA के फेमस फुटबॉल प्लेयर थे। इनको जो है NFL नेशनल फुटबॉल लीग हॉल ऑफ फेम से भी नवाजा गया था। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, मुख्यमंत्री दीदी किचन स्कीम किस स्टेट में स्टार्ट की गई है। तो मुख्यमंत्री दीदी किचन स्कीम आपके झारखंड में स्टार्ट की गई है। इसमें क्या होगा, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड किया जाएगा लॉकडाउन के दौरान। जितनी भी ग्राम पंचायत होंगी झारखंड की, वहाँ पे आपके ये किचन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारे किचन जो है स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है सभी पंचायतों में। CM कौन है आपके झारखंड के, तो हेमंत सोरेन जी वहाँ के CM हैं। गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ की गवर्नर हैं। रांची झारखंड की कैपिटल है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी आप याद रखेंगे जमशेदपुर लार्जेस्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, सेफ्टी ग्रिड कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस बैंक के द्वारा। तो HDFC बैंक ने आपका सेफ्टी ग्रिड कैंपेन लॉन्च किया है। जो लोग ATM की लाइन में लगते हैं उनके लिए एक ग्रिड बनाई गई है। इसमें क्या होगा, आप इसी लोकेशन पे खड़े होंगे जिससे कोरोना से आप इन्फेक्टेड ना हो। तो WHO का ये जो है कॉन्सेप्ट है सेफ्टी ग्रिड कैंपेन। इन्होंने कहा था लोगों को अगर कोरोना से बचना है तो एक ग्रिड नुमा आकृति में खड़े होना चाहिए ऐसे ऐसे करके, ताकि 1 से 2 मीटर का उनके बीच में गैप रहे। तो रिसेंटली HDFC ने सेफ्टी ग्रिड कैंपेन लॉन्च कर दिया है। HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1994 में स्थापना हुई थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसके आदित्यपुरी जी और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। आप इतना रखेंगे। प्रीवियस वीडियो के ये क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। अगला है 197 कम्युनिकेशन की पेरेंट कंपनी कौन है। तो 197 कम्युनिकेशन किसकी पेरेंट कंपनी है, पेटीएम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपको बताना है कि डायरेक्टर जनरल कौन है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और RBI ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का टारगेट कितना रखा था। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।